वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 21 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, सफ़र तेरा कठिन सही मगर रुकना नहीं। सफ़र तेरा कठिन सही मगर रुकना नहीं। मेहनत तेरी बोलेगी एक दिन, मेहनत तेरी बोलेगी एक दिन, बस कभी झुकना नहीं। कभी झुकना मत, कभी संघर्ष से पीछे मत हटना। अपने मुश्किल समय में आप कम कर सको जितना कर सको, जितना चल सको, जितना संघर्ष कर सको, जितना जो आपके लिए कार्य कर सको आप प्रतिदिन उतना करने का प्रयास कीजिए। मुश्किल समय में थोड़ा कम प्रयास कर सके या आप भले ही धीरे चलेंगे तो भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, लेकिन बस आप कठिन संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष करते रहिए, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होना ही है। अब हम आगे आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं, आज की समसामयिक घटनाओं को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश में आयोजित NAVDX और IDEX 2025 में भागीदारी की है? तो इन युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो UAE अबू धाबी में इनका आयोजन हुआ है और भारत की ओर से INS शूर, इंडियन नेवल शिप शूर है, इस जहाज ने भारत की ओर से भाग लिया है। नेवडेक्स युद्धाभ्यास 2025, नेवडेक्स और आईडेक्स 2025, इन युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नेवडेक्स और आईडेक्स का तो UAE की राजधानी अबू धाबी में इनका आयोजन हुआ है, नेवडेक्स और आईडेक्स युद्धाभ्यास का। इंडियन INS जो इंडियन नेवल शिप शूर है, INS शूर जहाज ने इसमें भाग लिया है। और आईडेक्स का पूर्ण रूप होता है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नेवडेक्स का पूर्ण रूप होता है उन्नत अपतटीय गश्ती पोत सैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन। तो आईडेक्स और नेवडेक्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी UAE में इनका आयोजन हुआ है। और यह आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास है इंडिया और UAE के मध्य। इंडिया फ्रांस और UAE के मध्य, इंडिया फ्रांस और UAE के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास इन तीनों के मध्य होता है। इंडिया और ओमान के मध्य दो युद्धाभ्यास होते हैं, अल नगहा और ईस्टर्न बीच युद्धाभ्यास इंडिया ओमान के मध्य होते हैं। इंडिया श्रीलंका और मालदीव के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होते हैं? तो दोस्ती युद्धाभ्यास होता है इंडिया श्रीलंका और मालदीव के मध्य। मालाबार युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? मालाबार युद्धाभ्यास तो यह जो क्वाड संगठन है, क्वाड देशों के मध्य होता है मालाबार युद्धाभ्यास। इसमें कौन कौन से सदस्य देश होते हैं? तो इंडिया USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया USA, ऑस्ट्रेलिया, जो जापान है, जापान। तो इंडिया, USA और जापान, ये चार देश मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। अगर बात करें अजय वॉरियर युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होता है अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। अगर बात करें जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है, वज्र प्रहार यह युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो इंडिया और USA के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका IALA का पूर्ण रूप है समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। IALA समुद्री नौवहन सहायता संगठन, समुद्री नौवहन सहायता संगठन, इसकी स्थापना 1957 में होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और भारत को अभी इसका उपाध्यक्ष चुना गया है समुद्री नौवहन सहायता अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। और इसका होस्ट कौन है इस बार? तो इसका होस्ट सिंगापुर है और यहाँ पर सिंगापुर अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है इसके लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और पेरिस में ही किसका हेडक्वार्टर भी स्थित है? तो पेरिस में जो यूनेस्को है, यूनेस्को, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है पेरिस? तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में ग्लैंड शहर है, यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करता है, जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, यह IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड वाइड फंड WWF का मुख्यालय भी कहाँ? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में किन किन संस्थानों का मुख्यालय है? तो अगर आप देखेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इन सबका मुख्यालय स्थित है। अभी हाल ही में WHO से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो USA ने की है और USA के बाद जो अर्जेंटीना है इसने भी घोषणा की है WHO से बाहर
होने की। और यूएसए ने जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, मानव अधिकार आयोग, इससे भी अलग होने की घोषणा की है और इस पर जो आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए यूएसए के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूएसए ने किससे बाहर हुआ है? तो डब्ल्यूएचओ से यूएसए और अर्जेंटीना अभी बाहर हुआ है। डब्ल्यूएचओ के स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है डब्ल्यूएचओ की। इसलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध 4 से है। 4 देश ने अभी प्रारंभ किया है ऑपरेशन हस्का नाइट। ऑपरेशन हस्का नाइट अभी यह किसने प्रारंभ किया है? तो 4 देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और एक बोको हराम जो एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? नाइजीरिया का। तो बोको हराम के खिलाफ यह प्रारंभ किया है। नाइजीरिया का जो आतंकवादी संगठन है, इसके विरुद्ध चाड के द्वारा ऑपरेशन हस्का नाइट प्रारंभ किया है। कहाँ का? नाइजीरिया का रहने वाला है बोको हराम संगठन, इसके खिलाफ किया है यह। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी कौन सा है? तो जो नाइजीरिया है, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप में। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और इसे ताड़ के तेल की कंट्री भी कहा जाता है, जो पोम ऑयल की कंट्री भी कहा जाता है, पोम ऑयल की कंट्री भी कहा जाता है नाइजीरिया को। और नाइजर नदी भी यहीं पर प्रभावित होती है। ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने कहाँ पर प्रारंभ किया था? तो हेती में ऑपरेशन इंद्रावती प्रारंभ किया था। ऑपरेशन सद्भाव कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो जो यागी तूफान आया था, यागी तूफान में सहायता पहुंचाने के लिए लाओस और वियतनाम में भारत ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन सद्भाव कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो यागी तूफान में सहायता पहुंचाने के लिए लाओस और वियतनाम में प्रारंभ किया गया था भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? तो अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो राजस्थान से इसे लॉन्च किया था। सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसे लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को और राजस्थान के सूरतगढ़ से इसे लॉन्च किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड को। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी टैगलाइन है। सोइल हेल्थ का जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी इसकी, और 2015 में यह प्रारंभ होती है राजस्थान के सूरतगढ़ से। 10 वर्ष इसे पूर्ण हो चुके हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो मृदा है, मृदा की गुणवत्ता की जांच करना, जिसमें कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का जो मात्रा कितनी है, यह 4:2:1 में, जो कि एक सुनिश्चित अनुपात है, इस अनुपात में है या नहीं मृदा में। तो मृदा गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की थी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से। और स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी टैगलाइन थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है? तो 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ पर? पुणे में प्रारंभ हुई है, पुणे महाराष्ट्र में। एशिया आर्थिक वार्ता 2025 9वें क्रम की इस बार एशिया आर्थिक वार्ता थी यह, और इसका होस्ट इस बार महाराष्ट्र पुणे रहा है। 21-22 फरवरी को इसका आयोजन होना है। थीम अगर इसकी क्या रखी गई है एशिया आर्थिक वार्ता की? तो विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, विखंडन के युग में अधिक लचीलापन इसकी थीम रखी गई है। अभी कुछ समय पहले ही ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव का आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में आयोजन हुआ है ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव का। अभी हाल ही में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जो तीसरे क्रम का सम्मेलन था, तो यह पेरिस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पेरिस फ्रांस में हुआ है AI पर जो तीसरा क्रम का सम्मेलन था। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पहला ब्लेचले में होता है। ब्लेचले कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है, पहला यहाँ पर होता है। सेकेंड कहाँ पर हुआ था? तो यह सियोल में हुआ था। कहाँ? सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ था। तीसरा अभी पेरिस फ्रांस में हुआ है। और चौथा कहाँ पर होने वाला है? 2025 में। चौथा भारत में होगा। जो 2025 में AI सम्मेलन चौथा कहाँ पर होगा? तो भारत इसका होस्ट रहने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंज टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैक्वेट का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस के खिलाड़ी है किरियन जैक्वेट। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, 2-3 दिन पहले, कि चेन्नई ओपन 2025 इसका विजेता भी कौन रहा था? किरियन जैक्वेट ही रहे थे। और अभी दिल्ली ओपन 2025 जो बैडमिंटन से, जो टेनिस से संबंधित है, इसका विजेता भी कौन रहा है? तो जो फ्रांस का खिलाड़ी है किरियन जैक्वेट इसके विजेता रहे हैं। तो किरियन जैक्वेट यह चेन्नई ओपन 2025 और दिल्ली ओपन 2025
2025 दोनों के विजेता रहे हैं केरियन जैकवेट। और किस देश के खिलाड़ी है? तो फ्रांस के खिलाड़ी है। और किस क्रम का दिल्ली ओपन था यह टेनिस का खेल? तो 5वें क्रम का जो है इस बार का यह इसका 5वां क्रम था दिल्ली ओपन का। अभी जो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन रहा है? तो जेनिक सिनर इसका विजेता रहा है। और जेनिक सिनर किस देश के खिलाड़ी है? तो इटली के खिलाड़ी है जेनिक सिनर। और अभी हाल ही में डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन पर कितने माह का बैन लगाया है? तो 3 माह का बैन लगा दिया गया है जेनिक सिनर पर। और इटली के खिलाड़ी है और इस वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद कौन से खेल का आयोजन होता है? तो फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है जो वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। उसके बाद विंबलडन का आयोजन होता है। और फिर जो यूएस ओपन है यूएस ओपन का आयोजन होता है। तो विंबलडन किस पर खेला? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है यह किस पर खेला जाता है? तो यह लाल बजरी पर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल बजरी पर फ्रेंच ओपन। विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, हरी घास पर। और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है इनमें से? तो जो विंबलडन है यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो दूसरा देश बना है। अर्थात जो भी पायलट होंगे उन पायलटों को फिजिकल रूप से जो उनका पायलट का कार्ड है वह रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ही जो उनका पायलट का कार्ड है प्राप्त होगा और वह सभी जगह अवेलेबल अर्थात वो सभी जगह मान्य भी होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश का जो है दूसरा जो विश्व का दूसरा देश बना है। इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत सेकंड देश बना है विश्व का। और राम मोहन नायडू जी जो कि हमारे उड्डयन मंत्री है वर्तमान में, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और सबसे युवा मंत्री भी अभी हमारे सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी कौन है? राम मोहन नायडू है। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस अभी लॉन्च किया गया है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश है। जो पायलट होंगे उनके लाइसेंस को अब फिजिकली लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें फिजिकल रूप से अपने पास नहीं रखना होगा, ऑनलाइन प्राप्त होगा। जो पायलट का जो लाइसेंस कार्ड है आप ऑनलाइन इसे एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन ही यह सभी जगह वैलिड होने वाला है। और ऐसा करने वाला पायलट का ऑनलाइन जो कार्ड देने वाला पहला विश्व का देश कौन सा था? चीन था। और दूसरा हमारा भारत बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को। 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना होती है। अरुणाचल प्रदेश को ही उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं पर एक स्थान है किबीथू जो कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? किबीथू है। अगर आप ये भारत मान लेते, ये भारत आप मैप में मान लेते अगर, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा कोल है। कौन सा है? इंदिरा कोल है। और ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो ये कहाँ पर है? ये कन्याकुमारी है मुख्य भूमिका। और अगर सुदूर दक्षिणतम पूछ ले, सुदूर दक्षिणतम कहाँ पर है? तो ये ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में भी एक पॉइंट है कौन सा? जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल, और जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसे इंदिरा पॉइंट या इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कोल हो गया है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा? कन्याकुमारी हो गया है। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया है? सबसे सुदूर दक्षिणतम, तो ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट हो चुका है और इंदिरा पॉइंट को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? अभी हमने देखा किबीथू हो गया है और कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? तो गोहर माता हो गया है और ये कहाँ पर स्थित है? गोहर माता गुजरात में स्थित है। इसके साथ ही अगर भारत का आप अगर अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत की मानक समय रेखा है। और जो
जीरो डिग्री अक्षांश देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे मानक समय रेखा कहते हैं, उससे भारत का समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है भारत का समय, जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर उससे। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में देख लेते, इन स्टेटों का निर्माण कब कब होता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो सिक्किम में इसका निर्माण कब होता है, एक स्टेट के रूप में 1975 में होता है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और जो हमारा मिजोरम है, मिजोरम का भी कहाँ पर 1987 में गठन होता है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कहाँ पर 1987 में बनते हैं। नागालैंड का निर्माण 1963 में होता है और इसके लिए 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। जो मणिपुर है इसका स्थापना 1972 में होती है, और जो हमारा मेघालय और त्रिपुरा है, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना भी 1972 में होती है। जो सिक्किम की स्थापना कब होती है, 1975 में होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कब राज्य बने भारत के। गोवा कब बना एक राज्य भारत का हिस्सा पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर, तो 1961 में इसे हमने आज़ाद करा लिया था पुर्तगालियों से, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था भारत का। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये कब स्टेट बनते हैं भारत के, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है। 9 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट बनता है। और 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर 2 जून 2014 को एक नया स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ अभी लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया है। अर्थात भारत में जो लिथियम के भंडार है उनका खनन करना और उनका अन्वेषण करना, उनका पता लगाना, इसके लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। इंडिया और अर्जेंटीना ने लिथियम खनन अन्वेषण के लिए अभी समझौता किया है। जो लिथियम होता है, लिथियम को ही सफ़ेद सोना कहा जाता है, और सबसे हल्की धातु भी हमारी कौन सी होती है, लिथियम होती है। और जो लिथियम बैटरी है इनके निर्माण में लिथियम का प्रयोग किया जाता है आयन बैटरियों के निर्माण में। अगर आप अर्जेंटीना को साथ ही क्यों समझौता किया है, तो अगर आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोलिविया, यहाँ पर चिली और यहाँ पर अर्जेंटीना की स्थिति है। इन तीनों के मध्य एक ट्रेंगल बनता है जहाँ पर लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, तो लिथियम ट्रेंगल के नाम से जाना जाता है। और ये बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के मध्य बनता है लिथियम ट्रेंगल। तो इसलिए अर्जेंटीना के साथ हमने लिथियम के भंडार की खोज अन्वेषण करने के लिए समझौता किया है। अर्जेंटीना के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। पंपाज यहाँ पर घास के मैदानों को कहा जाता है। पेटागोनिया का मरुस्थल भी कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनिया का मरुस्थल। भारत में अभी हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे, तो जम्मू कश्मीर में भारत में लिथियम के भंडार अभी मिले थे। जो चिली देख रहे हैं, चिली में एक तांबे की प्रसिद्ध खान कौन सी है, तो चुक्वी कमाटा तांबे की खान कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो यह चिली की है, चुक्की कमाटा तांबे की खान। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है, तो अभी झारखंड सरकार ने 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है गुटखा और पान मसाला के ऊपर। इस पर तो पूरे जो है एकदम बैन लगा देना जाना चाहिए, भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए भारत में गुटखा और पान मसाला, क्योंकि कई जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं इनके पीछे, और वो तो चले जाते हैं कैंसर से पीड़ित होकर मरकर, लेकिन उनके पीछे जो एक उनका परिवार होता है, उनके जो माँ बाप होते हैं उनको छोड़ जाते हैं दुख दर्द झेलने के लिए इस दुनिया में। तो गुटखा और पान मसाला भारत में माउथ कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो झारखंड ने भी 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। गुटखा प्लस पान मसाला इन पर 1 वर्ष का बैन लगा दिया गया है, और झारखंड जो है, झारखंड सरकार ने ऐसा किया है 1 वर्ष के लिए बैन लगाने का कार्य। और किस अधिनियम के तहत ऐसा किया है, तो राष्ट्रीय मानक सुरक्षा एक्ट 2006 के तहत ऐसा किया गया है, जो झारखंड सरकार के द्वारा। कैंसर का प्रमुख कारण क्या है भारत में, एक तो जो एक तंबाकू और गुटखा है, यह भी एक कैंसर का कारण है भारत में। और जो भारत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ हैं, पता नहीं उनके पास किस चीज़ की कमी है या वो किस चीज़ की शोहरत की उनके पास कमी है, जो वो गुटखा केसर बोलकर जो गुटखा पान मसाला है उनका इलायची का बोलकर गुटखा पान मसाला, विमल पान मसाला का जो
ऐड करते हैं। तो उनके पास पता नहीं किस चीज़ की कमी है और उनको और क्या चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मेन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च। भारतीय जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने वन मेन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है। यूपी विधानसभा अनुवादन से लेस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। यूपी विधानसभा अनुवादन से लेस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। तो अनुवादन से लेस होने वाली पहली देश की विधानसभा कौन सी बनी है? यूपी की। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया है? तो गुजरात द्वारक बेटका में इसका आयोजन हुआ था। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनु भाकर जी को सम्मानित किया गया है। और पैरा खिलाड़ी में किसे, जो शीतल देवी जी है, शीतल देवी जी को चुना गया है जो इमर्जिंग खिलाड़ी के रूप में। और पैरा ओलंपिक में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? अवनी लखेरा जी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई? 19 फरवरी को मनाई गई है। भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह असम में प्रारंभ हुआ है। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता जी को चुना गया है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? तो ट्रस्ट के आधार पर दूसरा स्थान मिला है, सैमसंग के बाद रिलायंस को। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए अनप्राउड पहल किसने प्रारंभ की है? केरल सरकार के द्वारा। चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे? तो गूगल का सबसे बड़ा परिसर होने वाला है अनंत परिसर, भारत में। और कहाँ पर? बेंगलुरु में प्रारंभ होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। शूर ने किस देश में आयोजित NAVDEX और IDEX 2025 में भागीदारी ली है? तो UAE अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है। भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? चाड से है। चाड देश ने प्रारंभ किया है यह। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका आयोजन पहली बार कहाँ, या इस योजना को पहली बार कहाँ से लॉन्च किया गया था? राजस्थान, सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया था। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है? तो पुणे, महाराष्ट्र में यह प्रारंभ हुई है। 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैक्वेट का संबंध कहाँ से है? तो किरियन जैक्वेट यह फ्रांस के रहने वाले हैं और चेन्नई ओपन को भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो दूसरा देश बन गया है। 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो यह अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है। गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध अभी झारखंड सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपका कुछ कमेंट तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिले। आपके कमेंट से होगा तो कुछ नहीं, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मुझे भी यह प्रेरणा रहेगी कि हाँ, आप लोग भी क्लास को पसंद करते हो और आपको इस क्लास से बेनिफिट मिल रहा है। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और यहाँ से अगर इस क्लास से क्वेश्चन बनता है तो कम दो आप वह क्वेश्चन ज़रूर सही करके आएंगे और आपकी जो तैयारी वो बेहतर बन रही है। तो आप इतना तो कर सकते हैं, आप एक कमेंट ज़रूर कर दिए और इस चैनल को अगर आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।